जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आइए चलते हैं झारखंड। झारखंड में इलेक्शंस इसी नवंबर को ड्यू है, इसी नवंबर में ड्यू है। पॉलिटिकल गतिविधियां काफ़ी तेज हैं, टेम्परेचर हाई है, भले ही बारिश और सर्दियों का मौसम आ रहा है। आइए चलते हैं सुनील बादल जी, वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार और पढ़े जाने माने चेहरे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में का टेम्परेचर अभी क्या है। सुनील जी, मैं जी। आपसे पहले देखिए, है क्या कि आज या कल हाई कोर्ट ने इन्फिल्ट्रेशन पे बड़ा बयान आया था केंद्र का, उस पे हाई कोर्ट में सुनवाई थी, हियरिंग थी। 20 सितंबर को सेकंड हियरिंग है। ये हम्म। ये मुद्दा जो झारखंड में है, इन्फिल्ट्रेशन, इमिग्रेशन, कन्वर्जन, इस पे केंद्र का रिपोर्ट आपने भी देखा होगा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये तीन मुद्दे जो झारखंड में उस समय से चला आ रहा है, जब झारखंड बिहार का पार्ट होता था और झारखंड सेपरेट हुआ, एक स्टेट बना, आज भी ये मुद्दे जो हैं राजनीति ही नहीं, सोशल फैब्रिक में भी इम्पैक्ट डालते हैं। इमिग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, संथाल परगना का मुद्दा उठा है, एंड कन्वर्जन। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सोशल फैब्रिक के परिप्रेक्ष्य में, मैं सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा, आप विस्तार पूर्वक इस पे हमें बताएं। जी सुनील जी। जी, ये आपने सही कहा जय जी कि जब से झारखंड बना नहीं तब के पहले से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और यहाँ पे कन्वर्सन का जो इतिहास है वो लगभग मुझे लगता है कि 200 वर्षों का है। मोटे तौर पर जब यहाँ मिशनरी आए और उन्होंने छोटा नागपुर के जो महाराजा थे उनसे कुछ जमीनें मांगी जो अभी रांची है मेन रोड में। उन्होंने कहा कि वो शिक्षा देना चाहते हैं और साथ साथ में लोगों की चिकित्सा करना चाहते हैं। तो पहले चूंकि चिकित्सा और शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय था जिसके लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना था और ना उतनी सुविधाएं थी, तो इस कारण महाराजा ने उनको जगह दी और लीज पर जमीन दी, जिसमें अभी GEL चर्च है और सेंट जेवियर्स कॉलेज है और बहुत सारे अस्पताल वगैरह जो है उन्होंने दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो ये बहुत बाद में बहुत विवाद का भी मुद्दा बना कि जो जमीनें उनको दी गई थी वो शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा उन्होंने झील चर्च को तो बिल्कुल व्यवसायिक कार्यों के लिए शुरू कर दिया, जिसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है बहुत दिनों से। लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो जो आरोप अभी लग रहे हैं कि संताल परगना के बारे में, तो वो कन्वर्सन उस समय से उन्होंने शुरू कर दिया। और यहाँ पर बहुत सारी जो संस्थाएं उनकी चलती थी, अलग अलग चर्चों के माध्यम से उन्होंने, कोई झील चर्च है, कोई RC मिशन का है, कोई डुबकी मिशन बोलते हैं जो 7th डे एडवेंटिस्ट है। तो ये अलग अलग ग्रुपों ने अलग अलग जगहों पर इस तरह से कन्वर्सन किया। और आप शायद जानते होंगे कि झारखंड का जो ये हिस्सा है रांची, यहाँ से उत्तर भारत से लेकर लगभग लगभग पूरे भारत को ये लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़े चर्च के अधिकारी हैं वो रांची में बैठते हैं। यहाँ तक कि शिमला में जो चर्च की गतिविधियां चलती हैं वो रांची के मुख्यालय से संचालित होती हैं। तो इतनी बड़ी गतिविधियों का केंद्र रांची रहा है। और इस बारे में क्या रहा कि जो भी सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जो आज़ादी के बाद काम करती रही, उन्होंने इसको एक तरह से छोड़ दिया। इसको या तो इग्नोर किया या उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था, उनके लिए लगता था कि ये चलो जो भी कर रहे हैं। उसका अच्छा पक्ष ये भी था कि रांची में शिक्षा जो है बहुत ही उच्च स्तर की हुई। पढ़ाई जो यहाँ पर रांची में होती थी, बहुत सारे लोग बिहार के रांची आते थे मिशनरी के जो स्कूल थे उनमें पढ़ने के लिए। आज भी रांची एक एजुकेशन का हब है। लेकिन नुकसान ये हुआ कि धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी आबादी जो है कन्वर्ट हो गई। और वो कन्वर्सन जो था वो आज भी जारी है। आज जो आरोप लग रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है भी इस बार, जैसे अजय जी ने कहा कि जिसको हाईकोर्ट ने जो है उस पर संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने नोटिस किया है कि आप मुझे एफिडेविट करके बताइए कि कितने लोग कन्वर्ट हुए, आबादी में क्या अंतर आया। और सबसे दिलचस्प बात है, जो आरोप गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने
लगाया है। उनके बयान बहुत प्रमुखता से अभी 2-3 दिनों से टेलीविजन चैनलों पर और विभिन्न माध्यमों पर चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि संताल परगना के 6 जो डीसी और एसपी हैं, यहाँ डीएम को डीसी कहते हैं क्योंकि वो आदिवासी इलाका होता है जहाँ पर उनको कुछ अलग और विस्तृत अधिकार दिए जाते हैं। तो सभी ने ये लिख कर दिया है एफिडेविट में कि यहाँ कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई कन्वर्सन नहीं हुआ और सब कुछ सामान्य है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट जमा की है उसमें उन्होंने पूरे का पूरा आंकड़ा दिया है और बहुत सारे उसके दस्तावेज दिए हैं और उसको झुठलाना बहुत आसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो केंद्र सरकार जो दे रही है उसमें और राज्य सरकार दोनों के आंकड़ों में अंतर आ रहा है और यही निशिकांत दुबे बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो हम लोगों ने रखा है संसद में, जो कहा भी पहले भी मुद्दे उठाए, इन सब मुद्दों की व्यापक जांच होनी चाहिए। और जो साहिबगंज के लोग हैं, मेरा व्यक्तिगत अपना भी जो अनुभव है, मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है, कुछ पत्रकारों से भी, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी, और अन्य जो प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हैं, वो अपना नाम नहीं बताने की शर्तों पर बताते हैं कि वहाँ बहुत बड़े स्तर पर जो आरोप लग रहे हैं वैसा हो रहा है। बांग्लादेशी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आदिवासी लड़कियों से शादी की है और वहाँ पे उन आदिवासी लड़कियों का तो नाम जैसे ही था वैसे ही रह गया। उनको क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर जितने भी जो आपको 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, वहाँ पे जितने अध्यक्षीय पद हैं, जैसे मुखिया है, फिर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इन सारे पदों को रिजर्व किया गया है। तो उन सारे पदों पर जब भी कोई खड़ा होगा तो कोई आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति खड़ा होगा। तो अपनी पत्नियों को वहां खड़ा कर रहे हैं, उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं। जबकि एसपीटी एक्ट लागू है संताल परगना में, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, और यहाँ पे छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट लगा हुआ है जो 1908 में बना था। इन सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही, ये बात भी सही है और ये राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर उठाया है और बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस मुद्दे पर वो चुनाव की नैया पार करेंगे। लेकिन इसकी काट जो है वो तैयार कर रहे हैं जेएमएम वाले। उनको एक छोटा सा मुद्दा मिल गया कि एक बार निशिकांत दुबे ने कहा था कि जो सीमावर्ती जिले हैं, बंगाल के भी सीमावर्ती जिले हैं, मुर्शिदाबाद वगैरह जो है, उनको मिलाकर एक अलग राज्य बना देना चाहिए। अब हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि बीजेपी तो ऐसी मांग कर रही है कि इनको आदिवासियों को अलग कर दिया जाए। अब उस मुद्दे को वो हवा दे रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है जब तक इसकी व्यापक जांच नहीं होगी। और दूसरा है जेएमएम का ये भी कहना है, कांग्रेस का भी बयान आया था, कल भी बयान आया था, आज भी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उसके राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो केंद्र सरकार का ये विषय है, केंद्र सरकार के बीएसएफ और ये जो दूसरे फोर्स हैं वो उनको रोकना चाहिए, ना कि ये राज्य सरकार का विषय है। जबकि जो भाजपा के यहाँ प्रतिपक्ष के नेता हैं अमर कुमार बावरी, उनका कहना है कि राज्य सरकार उनको वो सारे सबूत मुहैया करा रही है, उनको यहाँ की नागरिकता दे रही है, आधार कार्ड तक उनका बनवा दे रही है, ताकि वो वोट बैंक की तरह जेएमएम और कांग्रेस को वोट दे। तो इस पर राजनीति बहुत चमकी हुई है। जब तक बड़ी कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी, व्यापक छानबीन नहीं होगी, तब तक ये बातें उछलती रहेंगी। और ये भी फैक्ट है कि जनसंख्या जो है उसकी जो जनगणना हुई है उसमें लगभग आदिवासियों की संख्या 10% घट गई है। तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो 10% आबादी जो आदिवासियों की घटी है वो गए कहाँ। आमतौर पर हर समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है तो पहले की भी संख्या घट गई हो, जबकि वो थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए थी। ग्रोथ का रेट अलग अलग सबका है, लेकिन घटने की बात जहां हुई है तो ये अपने आप एक सबूत है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। जी अजय। हाँ, ये जो
प्रतिशत के 44 से 24 पे आ गया है शायद इनका आंकड़ा, जैसा रिपोर्ट बताता है। तो उस केस में जब बातें आती हैं तो लोग ये कहते हैं कि इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं ना पलायन, झारखंड छोड़कर बाहर नौकरी के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग झारखंड छोड़कर बाहर निकल रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, रहने के लिए, यानी कि यहाँ विकास नाम का चीज झारखंड में नजर नहीं है, तभी तो लोग निकल रहे हैं। और दूसरा इसका जो पक्ष है जो लोग उठाते हैं वो है इन्फिल्ट्रेशन, जो बांग्लादेश से लोग आया, आपने जो कहा कन्वर्जन, जमीन हथियाना, अपने लोगों को बैठाकर राजनीति करना, और उसमें कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज का रोल तो है ही है, और शायद ये इलेक्शन को देख के ही किया जाता है। तो आपके हिसाब से इमिग्रेशन, पलायन या इन्फिल्ट्रेशन, इस ट्राइबल पॉपुलेशन के कम होने का कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये बात भी सही है कि इमिग्रेशन जो है, जो पलायन है, उसका भी बहुत लंबा इतिहास है। आप आसाम चले जाएं, बहुत हद तक बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में भी बसे हुए हैं। बहुत जनसंख्या नहीं, करीब करीब 20 लाख 26 लाख लोग वहां पे उनकी गणना हुई थी, जो दावे किए जा रहे हैं। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो वहां पे उन्होंने अपने से जो हिसाब किया था कि 20 से लेकर 26 लाख लोग झारखंड से पलायन करके गए थे। ये लगभग 50-100 साल पहले की बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई रोजी रोजगार नहीं था, और उनको आज भी वहाँ पे जो जनजातीय लोगों को सुविधा मिलती है वो सुविधा मिली हुई नहीं है। साथ ही वहाँ पे उनको अलग थलग रखा गया है। उनको एक तरह से जैसे पंजाब के लोग या यूपी के लोग, बिहार के लोग जो पाकिस्तान गए, उनको मुहाजिर कहा जाता है, उसी तरह से उनको बागानी मजदूर आज भी कहा जाता है। उनकी झारखंड की पहचान आज भी बनी हुई है, अपनी भाषा बोलते हैं वो। और उसके चलते एक अलग ही मुद्दा उठता है, बार बार वो मांग करते हैं कि नहीं, हमें भी जनजातीय सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ जेएमएम का बयान आया, जो उनकी राज्यसभा की सांसद है, उनका कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो आकर यहाँ पर आदिवासियों की बात करते हैं, और यहाँ के जो आदिवासी है वहाँ पर उनको अभी तक जनजातियों की सुविधा नहीं मिली हुई है। हालांकि इसमें देखिए राजनीति है। राजनीति ये है कि संविधान के हिसाब से जो जहाँ का मूल निवासी है उसको आरक्षण की सुविधा वहीं मिलेगी। किसी भी हाल में वो दूसरे राज्य में चला जाए तो दो जगह उसको इस सुविधा नहीं। उसी तरह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है अंडमान निकोबार को विकसित करने के लिए गई थी, जिसको पहले काला पानी कहते हैं। आज भी आप वहाँ घूमने जाएं तो नागपुरी बोलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने वहाँ पर रांची बस्ती, मांडर बस्ती, इस तरह की बस्तियां बसा रखी हैं। अभी भी वो झारखंड को भूलते नहीं। जब हम लोग गए थे वहाँ घूमने के लिए तो बहुत आश्चर्य हुआ कि एकदम यहाँ की नागपुरी जो है वो बोली जा रही थी, और जब पता चला कि हम लोग रांची से हैं तो उन्होंने बहुत स्वागत भी किया। ये बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि पलायन का भी यहाँ पर मतलब सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। लगभग 100 वर्षों का इतिहास पलायन का, जो आज भी नहीं रुका है। अभी भी जो गर्मी के दिनों में यहाँ पे वोटिंग होती है तो वोटिंग का प्रतिशत कई जगह 40%, 36%, या कभी कभी 50% से थोड़ा ऊपर जाता है। एवरेज 60% से मतलब कम ही रहता है। उसका एक बड़ा कारण वही है कि मौसमी पलायन होता है। तो मौसमी पलायन भी है, लेकिन पलायन के चलते ही आबादी कम हुई है, ये कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मौसमी पलायन होता है। दो तरह के जो मैंने स्थायी पलायन बताया आपको, तो ये स्थायी पलायन बहुत पहले हुआ है, जो असम में या दार्जिलिंग के इलाके में लोग गए या अंडमान निकोबार में गए थे। यहाँ तो उनका नाम है ही नहीं, उनके पुरखे गए थे यहाँ से। लेकिन जो यहाँ 10-10 वर्षों के बाद या जब भी जनसंख्या का आकलन हुआ, तो उस आकलन में जो संख्या कम होती गई, उसका एक बड़ा कारण वही है कि उनकी खास तौर पर लड़कियों का बहुत बड़े पैमाने पर जो है या तो कन्वर्सन हुआ, या उनको यहाँ से बहला फुसला कर, जैसे आपकी दिल्ली में ही 20 लाख के लगभग लड़कियां जो है वहाँ पे घरेलू दाइयों के रूप में काम करती हैं।
तो उनकी जो है संख्या उस तरह से भी कम हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। कम उम्र की बच्चियों को यहाँ से खरीद कर लोग ले जाते हैं, वो कहाँ जाती हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई लोग पकड़े गए, वो बहुत बड़े-बड़े जो है वो गिरोह पकड़े गए, लेकिन अभी भी वो मामला पूरा समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा कम होता है। और समाप्त इसलिए नहीं होता है कि स्वेच्छा से भी लोग जाते हैं। उन पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई थी और उस पर बहुत अध्ययन किया था। उनका ये कहना है कि आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप उनको रोक देते हैं कि नहीं जाना है, पकड़ कर उनको जबरन उतार लेते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी कोई नहीं समझता कि जब आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनको काम कौन देगा? तो रिहैबिलिटेशन जो है वो ज़ीरो है। दिखावे के लिए थोड़ी बहुत जो है उनको पुनर्वास की सुविधा दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रोज़गार का नहीं होना और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, वो जो है गाँव की बदहाली के कारण थोड़ी दिल्ली के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। वहाँ से कोई लड़की लौटती है तो उसकी रंग, वेशभूषा और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी इनको प्रभावित करती है। तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो मुझे खाने को भी लाले पड़े हुए हैं और दिल्ली में अगर चली जाऊँ तो मुझे वहाँ पे बहुत एक लग्जरियसली लाइफ स्टाइल में रहने की मतलब सुविधा तो मिलेगी। हालाँकि उनके साथ बहुत बार एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, बेच भी दिया जाता है। कुछ-कुछ इस तरह की घटनाएँ भी हुई हैं। लेकिन इसके चलते जनसंख्या इतनी ज़्यादा कम हुई है, ये कहना जो है बिल्कुल सही नहीं होगा। कहीं न कहीं सभी फैक्टर्स हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर ये भी है कि साहिबगंज और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, संताल परगना के, उसमें जो है ये मुद्दा है। जो लोग ढके-छुपे बताते हैं, डर के मारे अधिकारी नहीं बताना चाहते, लेकिन ये मुद्दा कहीं न कहीं है। जी। सुनील जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा अब, क्योंकि हम इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ, पलायन की बात हो गई, हाँ, कन्वर्जन की भी बात हो गई। ये मुद्दा जो है राज्य बनने के पहले से चला आ रहा है। बिहार, हाँ। उस समय उँगलियाँ उठाई जाती थी उस सरकार को जिसका ये पार्ट होता था। सरकार हुँ, बना, राज्य बना 2020 में। 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। विकास के नाम पे आज भी ज़ीरो। हुँ, इन्फिल्ट्रेशन वहीं का वहीं, हुँ, कन्वर्जन वहीं का वहीं, पलायन वहीं का वहीं, साथ में एक नया मुद्दा जो जुड़ गया है वो है हाँ, करप्शन, हुँ, सिस्टमेटिक करप्शन। हुँ, यानी कि सिर्फ जनरल फ्रंट पे नहीं, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, हर फ्रंट पे जो करप्शन नजर आता है, हम दिल्ली में बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ा खराब लगता है। तो हुँ, झारखंड की स्थिति कब बदलेगी? क्या ये स्थिति यही झारखंड, क्योंकि मुझे याद है जब ये झारखंड का निर्माण की बात आई थी, बड़े बड़े हुँ, लोग इससे जुड़े थे। हुँ, सूरज मंडल थे, सूर्य सिंह बेसरा थे, कृष्णा थे, शैलेंद्र हुँ, थे, शिबू जी, हुँ, शिबू सोरेन जी लीड करते थे। और उस समय हुँ, बात आती थी कि हम एक नया झारखंड बनाएंगे, हुँ, एक नए झारखंड के निर्माण की कल्पना की गई थी। हुँ। आज झारखंड जो है वो क्या है, ये मैं आपसे, क्योंकि आप झारखंड में हैं, रांची में हैं, आप नजदीक से जी। देखते हैं चीजों को। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है ना कि जो सत्ता से बाहर रहता है, वो आदिवासियों की भी बात करता है, विकास की भी बात करता है और अब जब सत्ता में आता है तो फिर उसके रंग-ढंग जो है वही हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर काम किया, रघुवर दास जी भी उसमें शामिल हैं, उन्होंने बहुत काम किया और अभी भी उनके किए हुए काम जो हैं, वो ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कड़ाई से उन्होंने काम किया। सड़कें जो है गाँव तक पहुँचा दी, बिजली उन्होंने जो है गाँव-गाँव तक पहुँचा दी। लेकिन उनका व्यवहार इतना बुरा था, बड़े-बड़े अधिकारियों से लेकर आम लोगों से भी वो बहुत ही अ, रफ़ व्यवहार करते थे और कई कारणों से उनकी सरकार गिर गई और वो सत्ता से भी बाहर हैं अभी, राज्यपाल के रूप में उनको एक तरह से किनारे कर दिया गया है। लेकिन 5 साल का उनका कार्यकाल था, वो काम करने का था। बहुत हद तक उन्होंने करप्शन पे भी रोक लगाई थी, मतलब जो निचले स्तर पर करप्शन है। ऊपर के स्तर पर जो करप्शन की बात है,
तो जो कुछ बड़े अधिकारी जो आईएएस अभी अंदर हैं जेल में, उनके साल भर से ऊपर हो गए, उनको बेल नहीं मिली है। तो ये उनके पीरियड में भी वो सक्रिय थे। तो एक सिस्टमेटिक सुनील जी, भ्रष्टाचार आपने जो अभी कहा कि सड़कें पहुंचा दी उन्होंने, सड़कें तो पहुंच गई, हाँ ना हेल्थ पहुंचा ना एजुकेशन पहुंचा। हाँ आज की तारीख में भी झारखंड की स्थिति यही है। हाँ 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के, हाँ 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी, झारखंड वहीं का वहीं है। झारखंड आज की तारीख में भी वहीं का वहीं है, केंद्र में बीजेपी, 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के, एक ने तो 5 साल कंप्लीट किया। सिर्फ हाँ सड़कें पहुंचाने से विकास होता है क्या? आधारभूत जो सुविधाएं हैं उससे आज भी झारखंड वंचित है। करप्शन की बात आप करें तो उस समय भी मुझे याद है कि 2014 के शुरुआत से ही वहां पर, 2014 के 2020 के शुरुआत से ही वहां पर कहीं ना कहीं जमीन माइनिंग का धंधा शुरू हो चुका है। वो कम पैमाने पे होता था, आज खुल के हो रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इस स्थिति में आया है ना। बिल्कुल, जी ये बताएं, बात सही। कुछ कह रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि निचले स्तर पर पहले करप्शन नहीं दिखता था। बड़े स्तर पर जैसे माइनिंग के बड़े घोटाले, सामानों की खरीदारी में बड़े घोटाले, खेल हुआ यहाँ पर, नेशनल गेम्स हुए उसमें जो घोटाले हुए, उसमें बहुत सारे लोग अभी जमानत पर हैं, अभी भी मामला लंबित है। अभी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है, फिर से जांच करिए। उसके स्पष्ट सबूत होने के बाद भी अभी भी मामला जो है वो लंबित है और अभी भी ये लोग मानकर चल रहे हैं कि झारखंड जो है वो एक सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार का अड्डा है, केंद्र है। और उसका बड़ा कारण ये है कि भ्रष्टाचार निचले स्तर से कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। और जो रघुवर दास जी जो काम करते थे, तो रघुवर दास जी ने जो विकास के काम किए, लेकिन सड़कें उन्होंने बनवाई, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, लेकिन योजनाएं जो उन्होंने बनाई वो हवाई योजनाएं, जैसे हाथी उड़ाने की बात जो विपक्षी करते हैं, तो उस तरह की हवाई योजनाएं थी। जैसे उन्होंने बहुत सारे एमओयूज किए, उस एमओयू के आधार पर यहाँ काम होगा कि नहीं होगा। तो प्लानिंग लेवल पर यहाँ जो गड़बड़ियां थी, वो गड़बड़ियां जब तक दूर नहीं होंगी और जब तक कोई विजनरी मुख्यमंत्री नहीं होगा कि यहाँ पर आवश्यकता किस बात की है। आप तो उस समय आपने अपने आंखों से देखा होगा कि बाबूलाल जी जब सीएम थे तो उन्होंने बड़ी योजनाओं के बजाय ये प्रयास किया कि छोटी योजनाएं ली जाए और गांव को छोटी छोटी सड़कों से, पुल पुलियों से जोड़ दिया जाए। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि उससे गांव के लोग अपने आप विकास कर लेंगे, उनको किसी से अलग से विकास करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ बातें तो गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, इन सब की होती है, वोट बैंक की भी होती है। लेकिन अब जैसे बिजली घर लगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि साहब ये बिजली घर लगेंगे, इतना उत्पादन होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन वो बिजली यहाँ से जो उत्पादित हो रही है वो बांग्लादेश जा रही है। तो चिराग तले अंधेरा वाली बात है। ये एमओयू जो करते हैं, बिजली घर लगाते हैं, उसका गांव के लोग विरोध करते हैं कि जमीन हमारी, संसाधन हमारे, कोयला हमारा, और हमारे झारखंड में अंधेरा रहेगा और बिजली हम बांग्लादेश की चमकाएंगे। जैसे एक बार बहुत पहले मैंने बोकारो के पास में चंद्रपुरा एक जगह है, वहां पे तब बहुत बड़ा बिजली घर बना हुआ है। तो वहां पे मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था। वही मैंने भागलपुर में भी देखा था कि कांटी बिजली घर है, उसके बगल में अंधेरा था। तो चंद्रपुरा के जो जीएम थे उनसे मैंने पूछा, तो एक का भी जवाब नहीं दे पाए कि आप, अभी तक मुझे पता चला है कि 40 साल हो गए, अभी तक रैयतों को मुआवजा नहीं मिला जिनकी जमीनें आपने ली। उसी प्रकार अभी भी गांव के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिजली यहाँ बनती है, उसका सिर्फ वो चिमनी का धुआं देखते हैं, तो विरोध तो गांव के लोग करेंगे ही। तो एक विकास का एक बड़ा मुद्दा है जो इनको बहाना मिलता है कि लोग जमीनें नहीं देना चाहते
और जमीनें क्यों नहीं देना चाहते उसके बारे में अगर आप बात करें तो गहराई में बात वही पहुंचेगी कि मुआवजा देने में भ्रष्टाचार और जो विकास के बड़े जो काम होते हैं जो उद्योग के रूप में लगते हैं, जैसे बिजली घर है, कोई कल कारखाना है, तो उससे गांव के लोगों को लगता है कि हमें कोई लाभ नहीं है, सिर्फ हमारी जमीनें किसी न किसी प्रकार से हड़पी जा रही हैं। ये सदियों पुराना ट्रेंड है और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और जब बड़ा बदलाव अगर कोई करना भी जेन्युइनली चाहे भी तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले यही सब होता रहा है। तो इस वजह से विकास की जो बात है, अगर बड़ी बड़ी बातें करने से अगर विकास होता, यहाँ के लोग को रोजगार मिलता, तो इतने बड़े पैमाने पर मौसमी पलायन क्यों होता है? जबकि कहने के लिए मनरेगा है, लेकिन मैं मनरेगा की बात बताऊं आपको कि यहाँ पे 2 महीने से मनरेगा के लोग हड़ताल पर हैं। पेड़ पौधे लगाने से लेकर सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें होती है वो सब बनाने, गड्ढे खोदने, बहुत सारे काम जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, लेकिन वो हड़ताल खत्म नहीं हुई है। आप सोचिए कि अभी अचानक जब हड़ताल खत्म होगी, नेगोशिएशन होगा उसके बाद, तो पेड़ पौधे बरसात के पहले लगने चाहिए थे, वो बरसात के बाद लगेंगे तो ऐसे मर जाएंगे, तो हजारों करोड़ पानी में डूब जाएगा। तो एक भ्रष्टाचार का उदाहरण वो भी है, चूंकि उनको टारगेट पूरा करना है तो जबरन वो कहेंगे पौधे ले जाओ, पौधे लगा दो। खेती जब समाप्त हो जाती है तब बीज बांटने के लिए पहुंचता है, क्योंकि बीज जो है वो सिर्फ दिखावे का रहता है। तो ये चीजें चलती रही हैं और बार बार चलती रही हैं, और इसका बड़ा कारण ये है कि सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, दूरी है। जब आप रांची में सक्रिय थे, आपको याद होगा कि हम लोग सीएम से जब चाहते सवाल पूछ सकते थे, लेकिन सीएम आजकल भगवान की तरह हो गए हैं। पत्रकार भी उनसे मिलने के प्रयास में लगे रहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे, लेकिन सीएम दुर्लभ है। आपको जो है कहीं न कहीं से बयान आ जाएगा कि हाँ ये उन्होंने कहा, लेकिन सवाल पूछने और सीधा संवाद जो है वो घटता जा रहा है। और यही कारण है कि आदिवासी समुदाय सरकारों से नाराज है। भले उनको कि हम आपके लिए करेंगे और हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये सब करके उनका वोट ले ले, लेकिन मोटे तौर पर जो नाराजगी आदिवासियों की है इसीलिए है कि उनकी बातें, उनकी समस्याएं सरकारों के स्तर पर सुनी नहीं जाती, और निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है अभी इतना बढ़ा हुआ है कि बिना पैसे के आप कोई काम नहीं करा सकते। ये आपके सुनील जी, आपके आपकी बातों से मुझे ये जरूर लग गया और हमारे व्यूवर्स को भी ये पता तो चल ही गया होगा कि झारखंड में बनने के बाद 24 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं आया है। आज भी वहां जो मुझे दिखता है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स रिच टू रिचर होते गए, आम आदमी वहां का जो वासिंदा है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा। पॉपुलेशन में ट्राइबल्स का 16% जैसा सुनने में आया है कमी आया है। कन्वर्जन अपने हाइट पे है, बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन अपने हाइट पे है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ वोट बैंक में इंटरेस्ट है। आने वाले चुनाव में यही वोट बैंक पे चुना जाएगा अगला सरकार, अगला मुख्यमंत्री, जो मुझे समझ में आया। अगर सुनील जी मैं सही हूं तो अगर आपको लगता है तो इस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, विकास बिल्कुल नहीं हुआ ये तो नहीं कर सकते, इसलिए कि केंद्र की जो योजनाएं थी झारखंड बनने के बाद, जो बिहार के स्तर पर भ्रष्टाचार होता था, इसको उपनिवेश की तरह, जैसे अंग्रेजों के उपनिवेश के रूप में भारत का इस्तेमाल होता था, यहाँ सिर्फ लूट मचाई जाती थी, वो लूट बहुत हद तक कम हुई, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। उसके चलते क्या हुआ कि जो लूट के पैसे बिहार जाते थे अब वो झारखंडियों में बट गए। आप अगर गांव चले जाए तो अगर आप कोई काम कराना चाहें तो आपको एक भी मजदूर मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको इतनी तरह की स्कीम से जोड़ा गया है। और गांव के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो झुंड के झुंड आपको प्रखंडों में, ब्लॉक्स में घूमते दिखाई पड़ेंगे। कोई स्कीम है तो उनके माध्यम से कराइए। वो बिचौलिए का काम कर रहे हैं, माला माल हो गए हैं।
आप गांव में कारों, मोटरसाइकिलों की भीड़ देख सकते हैं, बैठ के वो जुआ खेलते रहते हैं। खेत के खेत पूरे परती पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई खेती करने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक प्रकार का जो विकास की धारा बहाने की बात है कि पैसा पंप कर दो, तो वो पैसा पंप होने के बाद सुपात्र के पास जा रहे हैं कि कुपात्र के पास, ये किसी को मॉनिटर नहीं करना है। लोग बताते हैं, हमारे जो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं वो हमारे पास रिपोर्ट्स भेजते हैं कि लाल कार्डधारी कार में बैठकर राशन लेने आते हैं, जो फ्री का मिलता है, 1 रुपए में 5 किलो 10 किलो जो उनको महीने का मिलता है। तो वो लेने के लिए कई लोग कारों में, मोटरसाइकिलों में बैठकर आते हैं, उनके पास में स्मार्टफोन होता है। तो ये जो पब्लिक मनी है, एक तरह से उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, उस पर होड़ मची हुई है कि जैसे यहाँ 1000 रुपया महिलाओं को मैया सम्मान में मिल रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 2000 देगा। तो ये फ्री सीप वगैरह जो है ना, इसको जो पंप किया जा रहा है, तो ये विकास का पैसा गांव में घूम रहा है। शहरों में दिखाई पड़ेगा कि लोग बहुत रीच हो गए हैं, लेकिन विकास की जो अवधारणा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को रोजगार का अवसर मिले। अगर आप बिहार झारखंड को जोड़ दें थोड़ा, आप यूपी और इसको बगल का जो राज्य है उड़ीसा, लगभग 500 करोड़ सिर्फ शिक्षा के नाम पर डोनेशन हर साल दक्षिण भारतीय राज्यों को लोग देते हैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह पढ़ाने के लिए। तो विकास का मापदंड तो ये भी था कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि जो नेता है वो इनको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पर 50% पहले पैसे मांगते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि जब रक्षक जो है वही भक्षक बन जाएगा, बड़े बड़े नेता मंत्री तक हैं वो सीधा पैसा लेंगे, जिनके घरों से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं उनके जो नजदीकी लोगों के पास से, तो विकास का काम कैसे होगा? अगल बगल के जो राज्य। चलिए सुनील जी, इसी उम्मीद पे कि अगले चुनाव के बाद कोई विजनरी मुख्यमंत्री, विजनरी असेंबली, विजनरी पॉलिटिशियंस हमारे झारखंड में आए, सिस्टमिक जो फेलियर है उसको चेक करें, आम आदमी तक जो उनके प्लानिंग है उनको पहुंचाएं, सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट और भाषण देने की कोशिश ना करें। इसी उम्मीद के साथ सुनील जी हम आज के इस चर्चा को खत्म करते हैं और आपके साथ हमारा जुड़ाव बना रहेगा। हम आएंगे फिर नए मुद्दे के साथ और नए मुद्दों पे हम आपके साथ लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड का विकास, झारखंड का सपना जो लोगों ने देखा था वो जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक झारखंड की लड़ाई का अंतिम अध्याय नहीं आएगा। जी नमस्कार सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर मिलेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।